हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी कबूतर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ममता सरकार बोली ईडी केंद्र का हथियार, एजेंसी ने कहा हमें बंगाल में धमकाया। सुप्रीम कोर्ट बोला हम तय करेंगे कि कौन हथियार और किसे धमकाया गया। पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े हुए रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है जहां विपक्ष की सरकार है। बंगाल में ममता सरकार ने हमें धमकाया। दोनों पक्षों के बीच बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है ये हम तय करेंगे। ईडी ने आईपैक रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की थी। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को आईपैक के ऑफिसों पर रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई में रुकावट डाली। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव, इनमें 25 सीटें विपक्ष, एनडीए की 12। पवार सिंघवी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। खबर है कि चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव करवाया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं, वहीं 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव करवाया जाएगा। वहीं शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर, पहले चीनी रोबोट फिर कोरियन ड्रोन को अपना बताया। राहुल गांधी बोले इवेंट पीआर तमाशा बना। चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो से बाहर कर दिया गया है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी। ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोट डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था। चीनी रोबो डॉग के साथ ही यूनिवर्सिटी ने कोरियन कंपनी के एक ड्रोन को भी अपना बताया था। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय यह एआई समिट एक डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल बनकर रह गया है। महाराष्ट्र में मुसलमानों के 5% आरक्षण का आदेश रद्द। 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी, पास न होने से 10 सालों में इनवैलिड, कोर्ट भी लगा चुकी है रोक। महाराष्ट्र सरकार के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने एक सरकारी रेजोल्यूशन यानी जीआर जारी किया है जिसके जरिए सरकार ने अपने 10 साल पुराने इस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। हालांकि पिछले 10 सालों से ये आदेश इनवैलिड रहा है क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया अध्यादेश तय समय 6 हफ्ते में विधानसभा से पास नहीं करवाया जा सका, जिससे ये खुद ही इनवैलिड हो गया। दुनिया भर में YouTube की सर्विस 1.5 घंटे ठप रही। ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दिखा। रिकमेंडेशन सिस्टम में खराबी आई। दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube की सर्विस अचानक से ठप हो गई। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दुनिया भर में करीब सुबह 6:20 से लगभग 8 बजे तक लाखों यूजर्स को इसे एक्सेस करने में परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत इसके मोबाइल ऐप में आई जहां यूजर्स को समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज दिख रहा था। हालांकि जब इसे 2-3 बार रिफ्रेश किया तो वीडियोस दिखने लगे, लेकिन पूरी तरह से ये कार्य नहीं चल रहा था और वहीं इसकी वेबसाइट भी एक्सेस हो रही थी। सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एआई समिट में शामिल होंगे गूगल के सीईओ। मोदी बोले 2030 तक $400 बिलियन का होगा आईटी सेक्टर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई 18 फरवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। पिचाई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। 20 फरवरी को वे इस समिट में की नोट एड्रेस यानी मुख्य भाषण देंगे। सुंदर पिचाई ने भारत पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत वापस आकर अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह यहाँ गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना, इसमें F-22, F-35 और F-16 शामिल। अमेरिका बोला ईरान शर्तें नहीं मान रहा, हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद हैं।
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में 50 से ज़्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। इंडिपेंडेंट लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया। ये जानकारी अमेरिकी और ईरान के बीच जिनेवा में हुई दूसरे दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस वायरल, बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स भी किया। एक्सपर्ट्स बोले चीन ने रोबोटिक्स में अमेरिका को पछाड़ दिया। चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स और डांस किया। करीब 25 रोबोट्स बच्चों के साथ तलवार भांजते, बैकलिफ्ट करते और डंडे घुमाते हुए डांस करते हुए दिखाई दिए। खास बात यह रही कि एक भी रोबोट गिरा नहीं। ये प्रदर्शन देखकर दुनिया हैरान रह गई। कई लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर रोबोट अब नाच सकते हैं, कुंग-फू कर सकते हैं, तो वो और क्या क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल अलग था। पिछले साल रोबोट सिर्फ रुमाल घुमाते और साधारण हरकतें करते हुए नजर आए थे, लेकिन एक साल में सब कुछ बदल चुका है। चीन दुनिया को, खासकर अमेरिका को, यह दिखाना चाहता है कि वह तकनीक में बहुत आगे निकल चुका है। उत्तराखंड में हर घंटे 1,14,000 रुपए ठग रहे हैं साइबर अपराधी। 5 साल में 500 करोड़ रुपए उड़ाए। अब 8वां वेतन आयोग नया पैंतरा। उत्तराखंड में साइबर अपराधी औसतन हर घंटे लोगों के खातों से 1,14,000 रुपए उड़ा रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में प्रदेश भर में दर्ज करीब 90,000 शिकायतों के आधार पर ठग लगभग 500 करोड़ की रकम पार कर चुके हैं। यानी हर दिन करीब 27 लाख रुपए और हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी हो रही है। अब ठगों ने सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी का झांसा देकर नया पैंतरा भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड बजट 11 मार्च को पेश करेंगे सीएम धामी। 2027 के चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होगा सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण में आयोजित होगा और 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य का बजट पेश करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसे सरकार के आर्थिक रोड मैप की और चुनावी दिशा तय करने वाले अहम दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार इस बार बजट का आकार बढ़ाकर करीब 1,20,000 करोड़ रुपए तक ले जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही जीरो बेस्ड बजटिंग के जरिए अनुपयोगी और अप्रासंगिक योजनाओं को बंद कर संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर जोर रहेगा। इसके बाद अगला बजट लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट के रूप में आएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला अपराधी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना खतरनाक ट्रेंड, आरोपी पैसा देकर बच नहीं सकते हैं। मदुरई हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामलों में किसी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाने को खतरनाक ट्रेंड बताया। मदुरई हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है और आरोपी सिर्फ पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सजा का उद्देश्य अपराध के प्रति डर पैदा करना है ताकि भविष्य में अपराध रोके जा सके। सजा न तो अत्यधिक कठोर होनी चाहिए और न ही इतनी नरम कि उसका भय ही खत्म हो जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा घटाकर 5-5 हजार रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। शीर्ष अदालत ने यह फैसला रद्द कर दिया। खेड़ा बोले सिब्बल का जेफरी एपस्टीन से कोई संबंध नहीं, भाजपा झूठ फैला रही है। कपिल को 2020 में न्यूयॉर्क में शिक्षा संस्थान ने सम्मानित किया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का नाम जेफरी एपस्टीन फाइल से जुड़े होने के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस मामले में झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जिस दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है वो 59 पन्नों का एक कैलेंडर है जिसमें न्यूयॉर्क में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों, कॉन्फ्रेंस और फंड रेजर की लिस्ट है। ये दस्तावेज कथित तौर पर 10 सितंबर 2010 को मार्गोक से रोजर्स ने एपस्टीन की निजी सहायक लेस्ली ग्रॉफ को भेजा था।
रिजिजू बोले, राहुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा, उनके नक्सलियों से रिश्ते हैं, संसद में उनका बर्ताव बचकाना, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। वे भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं, वे नक्सलियों, उग्रवादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। रिजिजू ने ये बातें न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कही हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि संसद में राहुल गांधी का बर्ताव बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। संसद के बाहर जाकर लोगों को देशद्रोही कहना, ड्रामे वाली सीट इन करना और एक अनपब्लिश्ड किताब लहराना, ये सब बच्चों जैसा बर्ताव है। हमने भारत के इतिहास में ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कभी नहीं देखा। कांग्रेस सांसद गोगोई बोले, सीएम हेमंता असम के जिन्ना हैं, नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करें, जो भी भाजपा में गया वो गैर जरूरी हुआ। असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे भूपेन कुमार बोरा पर कमेंट किया है। उन्होंने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हेमंता ने बोरा को कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता बताया है। हेमंता असम के जिन्ना हैं और उन्हें नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करना चाहिए। गोगोई ने यह भी कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले नेता अपनी पार्टी के लिए गैर जरूरी हो जाते हैं। ऐसा ही हाल असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा का होगा, जो कि 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, नाड़ा खींचना, ब्रश पकड़ना दुष्कर्म की कोशिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे दुष्कर्म की तैयारी बताया था। सीजेआई ने फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना दुष्कर्म का प्रयास माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इसे दुष्कर्म के प्रयास की जगह दुष्कर्म की तैयारी बताया गया था। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आपराधिक कानून में स्थापित सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोप केवल तैयारी तक सीमित है। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर दुष्कर्म की कोशिश की ओर इशारा करती है। पहली नजर में शिकायतकर्ता और अभियोजन ने दुष्कर्म की कोशिश का मामला बना दिया है। यूपी के 50,000 टीचर टीईटी के काबिल ही नहीं, 1,86,000 शिक्षकों का क्या होगा? तमिलनाडु मॉडल से निकलेगा इसका रास्ता। हरियाणा सरकार के हालिया आदेश ने उत्तर प्रदेश के 1,86,000 ऐसे शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास नहीं की है। 16 फरवरी को जारी किए गए आदेश में हरियाणा सरकार ने शिक्षकों को मार्च 2027 तक HTET पास करने का आदेश दिया है और असफल होने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी दी गई है। यूपी में स्थिति और भी जटिल है। यहाँ करीब 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास टीईटी में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। कोर्ट ने शिक्षकों को सितंबर 2027 तक टीईटी पास करने का समय दिया है। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि RTE 2009 के तहत टीईटी की अनिवार्यता जुलाई 2011 से लागू हुई है और इसलिए इससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। नीतीश के मंत्री बोले, सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। विजय चौधरी ने जताई आपत्ति, कहा बिल्कुल गलत। राजद ने मंत्री से मांगा इस्तीफा। बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यहाँ सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। इस पर बिहार सरकार के दूसरे मंत्री विजय चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा ये कहना कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शराबबंदी की नीति अपनाई गई और सदन के सभी दलों के सदस्यों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया था। वहीं राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि कोई मंत्री कैसे बोल सकता है, ऐसा बयान देने वाले मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। मेधावी छात्र पुरस्कार, साइकिल प्रदाय योजना चलती रहेगी। मोहन कैबिनेट ने 5 सालों के लिए योजनाएं जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। खबर है कि मोहन कैबिनेट ने तय किया है कि प्रदेश में अगले 5 सालों तक जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाएं चलती रहेंगी। विधानसभा में मोहन कैबिनेट द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी देने के साथ ही जिन प्रमुख योजनाओं को अगले 5 साल तक चालू रखने का फैसला किया गया उनमें साइकिल प्रदाय योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, छात्रावासों के लिए एक्सीलेंस पुरस्कार शामिल है। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, निर्देशन और प्रशासन योजना, अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाइयां, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, संचालनालय योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन जारी रखा जाएगा।
आज का सुविचार, जमीन पे गिरी सिगरेट की राख बोली, आज तेरी वजह से मेरी ये हालत है, कल मेरी वजह से तेरी ये हालत होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।